नमस्कार सभी को। आज हमारी चर्चा का विषय है जयसीकृत पद्मावत। पद्मावत से हम लोग खास तौर से नागमती वियोग खंड का वर्णन करेंगे। तो इसका भागवान हम लोग पहले कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है मैंने, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ मैंने नागमती वियोग खंड का पूरे सार को बतला दिया सारांश में, संक्षिप्त में कि क्या है उसका सार, और उसके बाद मैंने उसकी व्याख्या आरंभ की है। वहाँ मैंने कुछ तीन लंबे लंबे पदों की चर्चा की है व्याख्या सहित, और अच्छे से प्रसंग भी उसकी व्याख्या की है। तो आप उसे देख लीजिएगा उस वीडियो को। और हम आगे बढ़ते हैं, इसे 4 या 5 भाग में मैं इसे पूर्ण कर दूंगी क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वर्णन है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम मैं इस पद का प्रसंग बतला देती हूँ, तत्पश्चात व्याख्या सहित पदों की चर्चा करूँगी। तो प्रथम पद में कवि ने उक्त काव्यांश में 12 मासा वर्णन के महीनों में आषाढ़ के महीने में विरहिणी नागमती की दशा का अंकन किया है। 12 महीनों का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया गया है। आषाढ़ मास में विरह में जल रही नागमती की स्थिति क्या है, इसकी चर्चा प्रथम पद में की जाएगी। तो आरंभ करते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा। धूम साम धीरे धन खाए, शीत धजा बगपंती खादे खाए। खड़ग बीजू चमके चहुओरा, बूंद बान बरसई घन घोरा। उवई घटा आई चौफेरी, कंत उबारु मदन हो घेरी। दादुर मोर को खिला पीऊ, गिरे बीजू घट रहे न जीव। पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नह मंदिर की छावा। आद्र लाग लगी भूई लेई, मोहि बिनु पीऊ को आदर दे। जिना घर कंता ते सुखी, तिना गारो गौर कर। कंत पिपारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्ब। व्याख्या। आषाढ़ मास आने के उपरांत नागमती विरह में विकल हो जाती हैं और आषाढ़ में बादलों की गर्जना उसे इस प्रकार लगती है जैसे कि विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली हो और विरह सेना के लिए नगाड़ा बजाया गया है। आकाश रूपी बादल में धूमिल श्यामल धवल रंग के काले बादल इधर से उधर मंडराने लगे और बगुलों की श्वेत पंक्ति मानो ध्वजा सी लगने लगी। आकाश में तलवार रूपी बिजली चमक रही है तथा बरखा रूपी बानों की चारों तरफ घनघोर वर्षा हो रही है। आकाश में काली घटाओं से काम भावना उत्पन्न हो रही है और वह ऐसे मौसम में अपने प्रियतम को पुकारती है और कहती है कि हे प्रिय, कामदेव ने मुझे घेर लिया है, अब तुम ही आकर मुझे इस दुष्ट से बचाओ। वर्षा ऋतु में मेढक, मोर, कोयल, पपीहा मधुर स्वर में बोल रहे हैं, बिजली चमक रही है और भूमि पर गिर रही है। इस पूरे दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे शरीर में प्राण नहीं रह पाएंगे और मैं विरह अग्नि में व्याकुल हो रही हूँ कि कहीं प्राण शरीर से निकल न जाए। वो अपने प्रियतम से कहते हैं कि हे प्रियतम, वर्षा ऋतु का पुष्य नक्षत्र लग गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगी। मेरे स्वामी प्रदेश में हैं तथा मेरे भवन रूपी घर को कौन सजाएगा। स्वामी की स्मृति में निमग्न होकर नागमती रोने लगती हैं। हे प्रियतम, जिन स्त्रियों के पति घर पर होते हैं वे बहुत ही गौरवान्वित होती हैं, गर्व महसूस करती हैं। आपके यहाँ ना होने के कारण मेरा पति मेरे प्रेम संबंधित गर्व एवं गौरव टूट कर चूर चूर हो गया है और मैं अपने सारे सुखों को भूल बैठी हूँ। मैं बतला देती हूँ कि यहाँ 12 मास का प्रारंभ आषाढ़ मास से होता है और ख़त्म होता है, समापन इसका होता है ज्येष्ठ माह में होता है। तो यहाँ पर इस पंक्ति की चर्चा करें तो इस प्रथम पंक्ति में उत्प्रेक्षा एवं द्वितीय पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ है। वर्षा ऋतु के नक्षत्रों की जानकारी जैसी को थी, इसीलिए उन्होंने सभी नक्षत्रों की भी चर्चा की है। तो हो सके तो आप नक्षत्रों को भी याद कर लीजिएगा, पर आपका ज़्यादा ध्यान केंद्रित मास पे होना चाहिए। सभी मासों के सभी पंक्तियों को उसकी व्याख्या सहित अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस पद में नागमती की विरह वेदना की दशा का वर्णन जयसी ने किया है। इस पद में सावन माह में विरह तक नागमती कैसा अनुभव कर रही है, इसकी चर्चा की जाएगी।
सावन बरस में अति पानी, भरनी परी हौ बिरह झुरानी। लाग पुनर्बसु पीड़ न देखा, भई बाउरी कहकत सरेखा। रकत कई आंसू परही भूंड टूटी, रेंगी चली जस बिरह बुहुटी। सखी न रचा पीऊ संग हिंडोला, हरि परि भूमि कुसुम भी चोला। यह हिंडोल अस डोल मार मोरा, बिरह झुलाई देह झकझोरा। बाट सूझ अथा गंभीरी, जीव बाउर आ फिरे भंभीरी। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। पर्वत समुद्र अगम बीच, बीहड़ वन बन ढाक। किमी के भेटो कंत तुमा, ना मोही पावन पाका। व्याख्या। सावन के महीने में नागमती के वियोग का वर्णन करते हुए कवि जैसी कहते हैं कि सावन के महीने में मूसलाधार बारिश होती है, काले बादल मंडराते हैं और घनघोर वर्षा करते हैं, किंतु इस भयंकर बरसात में नागमती हरी भरी ना होकर उनका हृदय विरह में तप रहा है। वह मुरझाए पुष्प की तरह सूखती जा रही हैं और वह कहती है कि अब तो पुनर्वसु यानी पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है, किंतु अब तक मुझे अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए। यह सोचकर मेरा मस्तिष्क पागल हो रहा है। न जाने मेरे चतुर प्रियतम कहाँ निवास कर रहे हैं और अभी तक वापस नहीं आए। उनके वियोग में मेरे नेत्रों से रक्त के आंसू निकलकर धरती पर गिर रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो पृथ्वी पर वीर बहुटियाँ रेंग रही हो। मेरी सभी सखियाँ अपने अपने प्रियतम के साथ झूला झूल रही हैं, खुशी मना रही हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और वसुंधरा सुशोभित हो रही है। सारी स्त्रियाँ कुसुमगी रंग के चोले पहने हुए हैं। सखियाँ तो प्रसन्न मुद्रा में अपने प्रियतम के साथ हिंडोले का सुख प्राप्त कर रही हैं। नागमती को अपनी सखियों को देखकर उसका मन भी हिंडोला ले रहा है। वो अपने पति के विरह में तड़प रही है तथा उसका हृदय प्रियतम के वियोग में झूले की भांति दोलन कर रहा है और विरह उससे झकझोर रहा है। प्रिय से दूर रहने के कारण मेरा हृदय बावला होकर भंभीरा सा घूम रहा है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है पूरा संसार जल में डूबा हुआ दिखाई देता है। सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, परंतु मेरे जीवन की नाव बिना खवैया अर्थात प्रियतम की अधूरी है। हे प्रियतम, तुम मुझसे इतने दूर चले गए हो कि अब मेरे और तुम्हारे बीच में अनेक अगम में पर्वत समुद्र घने और बीहड़ वन है। मैं आपसे प्रिय किस प्रकार भेंट करूं, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी शक्ति नहीं है जो मैं इस भयानक वन को पार करके आप तक पहुंच सकूं, और न पंख है जिसकी सहायता से उड़कर मैं आप तक पहुंच पाऊं। तो इस पद में तृतीय पंक्ति में फारसी प्रभाव है। भरनी शब्द जल की मात्रा की सूचक है। तृतीय पंक्ति रेंगनी चली बस बीरू बहुटी में उदाहरण अलंकार है। यह हिंडोल अस डोल मोरा में उपमा अलंकार है। प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया गया है। भाषा अवधि है, दोहा चौपाई छंद है और वियोग श्रृंगार है। आगे बढ़ते हैं। भा भादो दुबर अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी। मंदिर सून पियू अंतय बसा, सेज नागिनी फिरी फिरी डसा। रहो अकेली गए एक पारी, नैन पसारी मरो ही भारी। चमक बीजू खन गरजी तरासा, बिरह काल होई जीव क्रासा। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई ने चुए जस ओरी। धनी सखै भरे भादो महा, अबहु न आए ही सींचे नहीं नाहा। पुरबा लाग भूमि जलपूरी, आक जवास भई तस छूरी। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक। जनी जो बन अगा, महादेव बूढ़त पीऊ टेक। व्याख्या। भादो का महीना आ गया है, जिससे काट पाना नागमती के लिए कष्टकारी सिद्ध हो रहा है। नागमती कहती है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि प्रियतम के वियोग में ये काली अंधेरी रातें कैसे बिताऊंगी। इस प्रकार यह महीना बहुत ही कष्टदायी है। मुझे
इसकी चिंता हो रही है कि मेरे प्रियतम हमसे दूर घर छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर बस गए हैं। उनके बिना यह सेज मुझे नागिन की तरह डसती हुई सी प्रतीत होती है। मैं प्रियतम की अनुपस्थिति में सेज की एक पार्टी पकड़कर अकेली पड़ी रहती हूँ। प्रियतम की प्रतीक्षा में आंखें खुली रहती हैं और हृदय पीड़ा से फटा जा रहा है। वियोग में बिजली की चमकने और बादलों के गरजने से मेरा हृदय डरने लगता है तथा विरह काल बनकर मेरे प्राणों को ग्रस्त कर लेता है। मेघ के बादल झकझोर वर्षा कर रहे हैं और मेरे दोनों आंखों से आंसू की धारा इस प्रकार बह रही है मानो औलती टपक रही हो। ओलती, क्षमा कीजिएगा, या ओलती लिखा है, ओलती टपक रही हो। जैसे बरसात के मौसम में छान का छपरा टपकता है, ठीक वैसे ही मेरे नेत्रों से निरंतर बरसात हो रही है। आश्चर्य है कि यह नारी इस बरसात के हरे भरे मौसम में सूख रही है। हे प्रियतम, मेघा नक्षत्र के बाद फाल्गुन मास लग गया है और चारों तरफ वर्षा हो रही है, हरियाली छाई हुई है और मेरा यह सुंदर शरीर इस भादों के मौसम में सूख रहा है। जैसे वर्षा ऋतु में आक और जवास के पौधे बिना पत्तों के होकर सूख जाते हैं, उसी प्रकार मैं इस भादों में सूख रही हूँ। लेकिन अभी तक मुझे सींचने वाले मेरे स्वामी नहीं आए हैं। सारे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, सरोवर जल से पूरी तरह भर गए हैं। धरती और आकाश मानो एक हो गए हैं। किंतु नागमती कहती हैं, हे प्रियतम, मैं यौवन की अथाह जल में डूबी जा रही हूँ। प्रिय, तुम आकर मुझे बचा लो और मुझे सहारा दो। तो इसका प्रसंग बतला देती हूँ मैं। इस पद में भाद्रपद मास में नागमती की विरह वेदना का ही वर्णन किया गया है। तो आज मैंने 3 मास का जिक्र कर दिया है, तो इसके बारे में पहले कुछ विशेष बातें बतला देती हूँ इस पद के संबंध में। इसमें द्वितीय अंक सेज नागरी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा अवधि है, वियोग श्रृंगार है, दोहा चौपाई छंद है, विरह का मानवीकरण किया गया है। तो आप सब लोग बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा, और आगे मैं इसका तीसरा वीडियो भी जल्दी भी अपलोड करूँगी। तो इससे जुड़ी आप पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये बतलाया है कि नागमती कौन है, नागमती की पीड़ा का आरंभ कब से होता है, आखिर पद्मावत की कथा कितने भागों में विभाजित है और उसे किन किन प्रसंगों के रूप में विभाजित किया गया है। तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। और मैंने महत्वपूर्ण आलोचकों ने क्या उसके संबंध में कहा है ये भी बतलाया है। तो जैसे कि जिसने कहानी या फिर जो भी कथा प्रसंग लिखा वो तो महत्वपूर्ण होता ही है, हर एक पंक्ति उसकी महत्वपूर्ण होती है, किंतु उसके संबंध में आलोचकों ने क्या टिप्पणी की है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने सभी आलोचकों को जिक्र किया है। शायद मैंने किया है, अगर मैंने नहीं किया है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप कमेंट में बता दीजिएगा अगर मैंने नहीं किया, तो मैं उस पर एक स्पेशल से अलग वीडियो बना दूंगी, छोटा सा वीडियो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण आलोचकों का उस पर इस नागमती वियोग खंड के संबंध में क्या टिप्पणी है वो मैं बता दूंगी एक बार में। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।